दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने कल द लैम्ब पोएम का एक तरह से हमने लाइन टू लाइन अर्थ समझा था, एक्सप्लेनेशन समझी थी। आज हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन एक थोड़ा सा मैंने प्रोटोटाइप एक आपके लिए एक आउटलाइन तैयार करी है। इसके आधार पे आप अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन बना सकते हैं प्रॉपर वे में। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने बेसिक चीज दे दी थी कि 1789 के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर ये पोएम आई थी। और देखने में तो ये बाहर से एक पेस्टोरल पोएम है, परंतु अंदर इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस या धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। तो मोटा मोटा ऐसा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे कि विलियम ब्लेक की ये पोएम थी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पहली बार पब्लिश हुई थी और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। साथ में पेस्टोरल पोएम तो है ही है ना। सेंट्रल आइडिया आइडिया जो पोएम का मेन आइडिया है वो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने मानवता को, ह्यूमैनिटी को कुछ गिफ्ट्स दिए, यानी कुछ टीचिंग्स दी एक तरीके से। वो आज हमारे लिए गिफ्ट है एक तरीके से। जैसे कि इनोसेंट बिहेवियर होता है, माइल्ड एंड मीक बिहेवियर होता है ना, क्योंकि एक इंसान का भोलापन, देखो इंसान में शैतानियत चालाकी सब बाद में आई। एक तरह से इंसान शुरुआत में तो इनोसेंट ही था, भोला। तो इनोसेंस और माइल्ड एंड मीक बिहेवियर ये क्राइस्ट के खुद के गुण थे, तो वो उन्होंने एक तरह संसार को सिखाए, है ना। तो यहाँ पे इस पोएम में जो लैम्ब और चाइल्ड है ना, वो सिंबल्स हैं एक्चुअली इन चीजों के। इनोसेंट के, चेस्टिटी पवित्रता के, माइल्ड एंड मीक बिहेवियर के, इनके सिंबल्स हैं। ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जब चाइल्ड पूछता है लैम्ब से दैट तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें ये सुंदर मतलब प्यारी सी आवाज किसने दी, तुम्हें इतना चमकदार और डिलाइटफुल स्किन किसने दी। तो वो कहने का मतलब है, वो एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो गिफ्ट्स है ना तुम्हें, ये क्राइस्ट ने दिए हैं ह्यूमैनिटी को। जिस तरह से मतलब क्राइस्ट ने सिखाया है तुम्हें, जो ये चीज दी है सब क्राइस्ट ने दी है, और यही गुण है ना ये मानवता को भी क्राइस्ट ने सिखाए हैं। तो एक तरीके से ये पोएम इसी बात पे सेंट्रलाइज्ड है कि हम उन ट्रेड्स, उन गिफ्ट्स, उन कैरेक्टर्स को, उन टीचिंग्स को एक तरह से रियलाइज करें, महसूस करें। ठीक है। थीम्स में पेस्टोरल पोएम है। देखो पेस्टोरल पोएम कौन सी होती है? जो बेसिकली कह सकते हो शेपर्ड्स, गडरिये वगैरह और गांव के वातावरण को दिखाती हो। ठीक है। तो यहाँ पे गांव का वातावरण तो नहीं, पर बेसिकली क्योंकि जो लैम्ब है वो लैम्ब बिलोंग करता है गांव से, कंट्री साइड से बिलोंग करता है लैम्ब, यानी मेमना, भेड़ का बच्चा। वो कंट्री साइड से बिलोंग करता है और एक तरह से लैम्ब का नाम सुनते हैं आपको शेपर्ड्स वगैरह याद आते हैं। तो एक बेसिक एनवायरनमेंट सा फील होता है कि पेस्टोरल पोएम का एक तरह से बोल सकते हैं। एक बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं पर इम्प्लिसिटली एक तरीके से, मतलब अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो एक बैकग्राउंड तैयार किया गया है पेस्टोरल पोएम के रूप में। ठीक है। इनोसेंस, इनोसेंस की थीम तो बिल्कुल बहुत ही सही है। इनोसेंस, मैं साथ में इसमें एक चीज जोड़ जाऊं, इनोसेंस एंड चेस्टिटी, ऐसे बोल सकते हो। बल बेसिकली इनोसेंस तो है ही है ना। तो देखो इनोसेंस की थीम बहुत बेसिक है। कैसे कि जो चाइल्ड है ना वो इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो जितने भोलेपन से वो पूछता है एक्चुअली बच्चा लैम्प से कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें किसने बनाया, है ना, तुम्हें सब ये गिफ्ट्स किसने दिए। तो ये एक बच्चा, और जिस तरह से वो रिपीटेशन बार बार जोर दे के पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया, और उस तरह का जो रिपीटेशन है ना, वो एक्चुअल में एक बच्चे की जिद्दीपने में और एक बच्चे के भोलेपन में होता है। तो इनोसेंस की थीम है। हम बोल सकते हैं कि लैम्ब भी इनोसेंट है, और लैम्ब को हम चेस्टिटी का सिंबल ही मान सकते हैं, पवित्रता का। लैम्ब कुछ बोलता नहीं है, वो बिल्कुल एक उस तरह का बच्चा दिखाया गया है जो कि बेसिकली सिर्फ सुनता रहेगा, सामने कोई उससे सवाल कर रहा है परंतु जवाब नहीं दे पाएगा, डर के मारे, या फिर सहमा हुआ, या फिर उस तरीके से बहुत ज्यादा भूला हो। तो इस तरह से इनोसेंस की थीम्स में बिल्कुल है। साथ में रिलीजियस अंडरटोन तो है ही भाई, कि जो इसमें लैम्ब है, जो चाइल्ड है, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट के नाम भी लैम्ब और चाइल्ड हुआ करते थे, मतलब बाइबल में ऐसा बताया गया है ना। तो एक तरीके से लैम्ब और चाइल्ड साथ में एक चीज को और रिप्रेजेंट करते हैं, वो है माइल्ड एंड मीकनेस को। ठीक है, क्राइस्ट की। तो बेसिकली रिलीजियस अंडरटोन है कि बिब्लिकल रेफरेंस मिल रहा है, बाइबल से चीजें उठा के इंक्लूड की गई पोएम में, तो वो भी है इसमें। अब फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं हम। फिगर ऑफ स्पीच में देखो कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस मैंने पोएम पढ़ाते हुए भी समझाया था कि जैसे लिटिल लैम्ब है, तो ल तो दो व्यंजन साउंड रिपीट हो रही है, परंतु सिर्फ व्यंजन साउंड रिपीट होने से कॉन्सोनेंस का पता नहीं चलता है, क्योंकि व्यंजन साउंड तो एलिट्रेशन में भी रिपीट होती है, परंतु व्यंजन साउंड के तुरंत बाद जो वॉवल आ रहा है, इसमें आई आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, तो वो बदल गए हैं। जब वो बदल जाते हैं तो हम उसे कॉन्सोनेंस मानते हैं। एलिट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है, और कोई बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें नहीं होते। मान लो लिटिल, मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो यही मान लो फॉर एग्जाम्पल लिटिल लैम्ब भी है, ठीक है, लिटिल लैम्ब, लॉन्ग लिस्ट, कुछ भी मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो मैंने इस तरह से बता दिया, सब में ये अलग अलग है, तो आप तो सीधे कॉन्सोनेंट बोलोगे। अगर मान लो ऐसा हो कि लिटिल लैम्ब लिस्ट ना, लिंगर, इस तरह से दे दिया, ल ल ल ल, तो वो एलिट्रेशन मान लो उसको, वो एलिट्रेशन होगा। क्यों? ले साउंड रिपीट हो रहा है, वोवल चेंज भी नहीं हो रहा।
मतलब ल साउंड जो कि कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, परंतु वोवल चेंज नहीं होगा। अगर वोवल चेंज नहीं हो रहा तो सीधे सीधा वो एलिट्रेशन हो जाएगा। अगर वोवल चेंज हो रहा है तो फिर हम उसको कॉन्सोनेंस ही माने तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंस की ये स्पेसिफिक पहचान होती है। एलिट्रेशन तो आप किसी को उठा के डाल दोगे, है ना, परंतु कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस दिख रहा है तो कॉन्सोनेंस बताओ उसको, क्योंकि कॉन्सोनेंस आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए कि व्यंजन साउंड के बाद का वोवल बदल जाता है हर बार वर्ड में, ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंस बताओ फिर उसको। अदरवाइज एलिट्रेशन सीधा, एलिट्रेशन पहचान तो आसान है कि पहला वर्ड है जो सेम साउंड रिपीट हो रही है वो भी कॉन्सोनेंट की, ठीक है, तो एलिट्रेशन तो वो हो जाता है। रिपीटिशन, रिपीटिशन क्या है, मतलब दोहराना, चीजों को मतलब बार बार रिपीट हो रही है, और अक्सर ऐसा होता है म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए पोयम में, और साथ में जोर देने के लिए किस चीज पे। तो देखो, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डू यू नो हु मेड दी, तो ये जो इस तरह की लाइन रिपीट हो रही है ना, बाद में ऐसा होता है लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी। तो ये जो रिपीटिशन है ना, लाइन दो दो लाइन एक दोहराई जा रही है, ये एक्चुअली म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए भी है, साथ में जोर देने के लिए भी है, दोनों चीजों के लिए है रिपीटिशन, ठीक है। एल्यूजन, एल्यूजन में क्या होता है कि एक तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है। ये टू डबल बार लिख गया, इसको कट कर देना, ठीक है। तो एल्यूजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल की जाती है एक इनडायरेक्ट रेफरेंस देने के लिए, या तो कोई ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक कोई फिगर या धार्मिक फिगर, कोई पर्सनैलिटी, उसकी तरफ इनडायरेक्टली इंडिकेट करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ लैम्ब और चाइल्ड है, वो एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिकेट किसी तरफ कर रहे हैं, एक मतलब धार्मिक फिगर, यानी कि जीसस क्राइस्ट जो कि धार्मिक फिगर हैं उनकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये अल्यूजन हो गया। अल्यूजन में कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है किसी हिस्टोरिकल चीज का, या फिर कोई रिलीजियस इवेंट का, या फिर कोई रिलीजियस फिगर का, ठीक है। सिंबोलिज्म तो सीधे से सिंबल्स होते हैं, चाइल्ड एंड लैम्ब सिंबल्स है जीसस क्राइस्ट के, तो ये सिंबोलिज्म है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप ऐसे बोल सकते हो, लैम्ब चैस्टिटी का सिंबल है और चाइल्ड इनोसेंस का, ठीक। अब बिब्लिकल रेफरेंस देखो, बिब्लिकल रेफरेंस तो है ही, जीसस क्राइस्ट को बाइबल में लैम्ब ऑफ गॉड कहा गया है। देखो, गॉड अलग चीज है, जीसस क्राइस्ट अलग है, मतलब कहने का मतलब, आप अगर बोलते हो जीसस क्राइस्ट इज द गॉड तो गलत है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक तरह से मैसेंजर थे, किसी गॉड के मैसेंजर थे, तो उनको गॉड का लैम्ब भी कहा जाता है एक तरीके से। तो वहीं से तो निकल के आया कि लैम्ब किसको कहा गया है, जीसस क्राइस्ट को कहा गया है कि लैम्ब ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये एक तरह से बिब्लिकल रेफरेंस दे रखा है, नहीं बाइबल से चीजें उठाई गई हैं, तो आप इसको सेपरेटली मेंशन करके दिखा सकते हो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। और कंक्लूजन तो आप एक तरह निष्कर्ष निकाल देना कि बहुत ही सुंदर पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की, और उसमें जो पोस्ट पेस्टोरल और रिलीजियस मीनिंग दोनों है, और बहुत ही सुंदरता से विलियम ब्लेक ने ये पोएम लिखी है, जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी है। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आज इसमें एक्सप्लेन नहीं करी है, मैं भी सोच रहा था कुछ तो भूल गया हूं मैं लिखना, वो है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम। राइम स्कीम तो देखो, स्ट्रक्चर और राइम स्कीम किस तरह से, जैसे पोएम हो गई अपनी, ये वाली पोएम हो गई, तो देखो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इसमें ऐसे दो स्टेंजाज हैं, आप मेंशन करेंगे दो स्टेंजा हैं इस पोएम के अंदर, और दोनों स्टेंजा में 10-10 लाइनें हैं, ठीक है। और आप एक तरह से बोल सकते हो कि पहले स्टेंजा की पहली दो लाइनें और लास्ट की दो लाइनें सेम हैं, परंतु दूसरे स्टेंजा की पहली दो लाइनें और लास्ट की दो लाइनें में चेंज है, ठीक है। राइम स्कीम कैसे निकालोगे, राइम स्कीम तो मैंने आपको पहले बताया कि आखिरी जो वर्ड है उसकी तुकबंदी देखो मिलती है कि नहीं मिलती है। लाइक दी, फीड, मीड, डिलाइट, ब्राइट, वॉइस, रिजॉइस, दी, यानी ए बी बी, सी डी डी, है ना, और ए मतलब इस तरह से बोल सकते हो आप। राइम स्कीम इसकी तैयार की गई है कि कुपलेट्स में दो दो लाइन दोहो के रूप में साइड लाइन, ये दोनों में राइम हो रही है, ये दोनों 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 राइम हो रही है। तो एक तरह से इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में है कि दो दो लाइनें आपस में राइम हो रही है, ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से। तो समझ गए। राइम स्कीम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से, जो मतलब कहने के बाद जो जो लाइनें सेम वर्ड से राइम हो रही हैं, जैसे दी और दी सेम है तो हम इसको ए दे देंगे, दोनों को ए देंगे। फीड और मीड इनको बी भी दे देंगे। अगर ये दी और दी से ही आगे राइम होती तो हम इसको भी ए ही देते, परंतु फीड और मीड राइम तो हो रही है परंतु अलग है साउंड, दी और से साउंड अलग है, इसलिए इसको बी कर दिया। डिलाइट, ब्राइट, ये अलग साउंड है, राइम हो रही है दोनों पर अलग साउंड है, इसलिए सी सी दे दिया। वॉइस, रिजॉइस, किसी से भी मैच नहीं हो रहा, ऊपर किसी अलग है पर दोनों आपस में राइम हो रही है, वॉइस और रिजॉइस तो बंदी बैठ रही है ना दोनों की, तो डी डी कर दिया। और दी दी वापस रिपीटिशन है तो ए कर दो। तो इस तरह से इसमें राइम स्कीम है। ये चीज मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, इजी है समझना। आप मेरी कोई भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो निकाले ना, मैंने उसमें हर बार हर वीडियो में समझाया कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। तो आप इस तरह से इसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ देना, स्ट्रक्चर और राइम स्कीम का। इसके अलावा भी और भी पॉइंट हो सकते हैं, आपको किसी फेमस कह सकते हो कोई स्कॉलर हो या फिर ना क्रिटिकल एनालिस्ट हो, उसने अगर कोई
क्रिटिकल पॉइंट दे रखा हो उस पोएम के बारे में तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आप इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, और शेयर करना ये सब वीडियोस बच्चों के साथ में।